प्रिय बच्चों, हम जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं और गुणोत्तर श्रेणी में हम लोगों ने कुछ रिलेशन पढ़े थे पिछले वीडियो में। आइए पहले एक बार उनका रिवीजन करते हैं और फिर उसके बाद में आगे कुछ और पढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास कोई जीपी है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। इसमें जो आर होता है इसको कहते हैं कॉमन रेशियो और इसका फार्मूला होता है सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म या थर्ड टर्म अपान सेकेंड टर्म। और जो जनरल रिलेशन लिखते हैं इसका तो वो लिखते हैं ए एन अपान ए एन माइनस वन। यानी जो भी टर्म लिखेंगे उसके प्रीवियस टर्म से रेशियो निकाल लेंगे और जो रेशियो आएगा उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन रेशियो। इसके बाद में आता है हमारे पास यंथ टर्म। जो हमारे पास जीपी है इसका हमें यंथ टर्म निकालना है तो इसका फार्मूला होता है ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन। इसी टर्म्स को हम लोग लास्ट टर्म भी यल भी कहते हैं। अगर कहीं पे आके कोई सीक्वेंस फिनिश हो जाती है, समाप्त हो जाती है, तो ये टर्म कहलाता है लास्ट टर्म। कभी कोई सीक्वेंस हमारे पास है और हम उसके लास्ट टर्म से यन टर्म निकालना चाहते हैं। ये जो हमने यन टर्म निकाला ये प्रारंभ से निकाला, स्टार्टिंग से निकाला है। स्टार्टिंग से एनवें नंबर पे टर्म ये वाला होगा और अगर हम लास्ट से एनवें नंबर पे टर्म पता करना चाहते हैं, आखिरी से कौन सा एनवें नंबर पे है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है एल एन इज इक्वल टू यल अपान आर रेज टू एन माइनस वन। इसके बाद में आता है एन टर्म्स का सम। तो अगर हमें एन टर्म्स का सम करना तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा वन माइनस आर रेज टू एन अपान वन माइनस आर। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि मॉड ऑफ आर की जो वैल्यू है वो 1 से कम हो। तो अगर हमारा कॉमन रेशियो 1 से कम है, सीक्वेंस हमारी डिक्रीजिंग है, तो ऐसी कंडीशन में हम एन टर्म्स का जो सम करेंगे उसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एस एन इज इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर रेज टू एन अपान वन माइनस आर। और अगर हमारे पास आर की वैल्यू 1 से ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में फार्मूला लगाते हैं यहाँ पर ए इंटू आर रेज टू एन माइनस वन अपान आर माइनस वन। यानी केवल फ़र्क इसमें इतना है कि अगर आर लेस देन 1 है तो 1 माइनस आर रेज टू एन करेंगे और अगर ग्रेटर देन है तो आर एन माइनस। सीधे सीधे समझिए कि अगर ये बड़ा है तो ये पहले रहेगा और ये बड़ा है तो जो पहले बड़ा होगा उसी को रखेंगे। 1 बड़ा है तो 1 पहले रहेगा, आर बाद में रहेगा, और अगर आर बड़ा है तो आर पहले रहेगा और 1 बाद में रहेगा। अगर हमें इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स का सम चाहिए, कोई सीक्वेंस हमारी इनफाइनाइट सीरीज़ है यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हैं, तो उसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे 1 माइनस आर। और ऐसी सीरीज जो होती है वो डिक्रीजिंग सीरीज होती है। के लिए ये फार्मूला हमारे पास हो गया। अब अगर हमारे पास कोई दो टर्म हैं, एक ए है और एक बी है, हम इनके बीच में एक ऐसा टर्म पता करना चाह रहे हैं कि ये तीनों टर्म जीपी में हो जाएं, यानी गुणोत्तर श्रेणी में हो जाएं। तो गुणोत्तर श्रेणी में ये हो जाएंगे तो ये जो बीच में टर्म होता है इसको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन्स कहेंगे और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए इंटू बी। अगर हमारे पास 3 टर्म जीपी में है, ए बी सी, ये तीनों टर्म जीपी में हैं यानी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो जो बीच का टर्म है ये गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यहाँ पर यही फार्मूला बन जाएगा बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी, या कभी कभी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी भी इसको हम लोग लिख देते हैं। दो टर्म है ए और बी और इनके बीच में हम एन ज्योमेट्रिक मीन्स डालना चाह रहे हैं, G1, G2, G3 एंड Gn। ये एन ज्योमेट्रिक मीन्स हमने अगर डाले हैं तो इसमें जो G1, G2, G3 हैं इनकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम लोग इस पूरी सीक्वेंस को एक जीपी मानकर और यहाँ आर की कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो आर इज इक्वल टू हो जाता है बी अपान ए होल रेज टू 1 अपान एन प्लस 1। ये कॉमन रेशियो मालूम हो गया। अब अगर हमें G1 पता करना तो G1 के लिए हो जाएगा a इंटू आर, G2 के लिए हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर, G3 के लिए हो जाएगा a इंटू आर क्यूब, और इसी तरीके से Gn निकालेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू आर रेज टू एन माइनस 1। यहाँ पर आप r की वैल्यू भी रख सकते हैं और r की वैल्यू हमारे पास है
बी अपान ए होल रेज टू 1 अपान एन प्लस 1। इसी तरीके से सेकेंड टर्म में भी रख सकते हैं हम लोग, तो बी अपान ए होल रेज टू 2 अपान एन प्लस 1। और जो थर्ड है ए इंटू बी अपान ए होल रेज टू 3 अपान एन प्लस 1। तो ये जो यहाँ पे जो nth टर्म होगा वो हो जाएगा a इंटू बी अपान ए होल रेज टू n अपान एन प्लस 1। अगर आप इस टर्म को पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन फाइनली आ जाएगा वो आ जाएगा a रेज टू n अपान एन प्लस 1 इंटू बी रेज टू 1 अपान एन प्लस 1। इसकी ज़रूरत तब पड़ती है जब कोई बहुत प्रूव करने वाला क्वेश्चन आता, नहीं तो जनरली हम लोग यही जो पहला फॉर्मूला लिखा इसी का यूज करते हैं। आर की वैल्यू कैलकुलेट की और यहाँ पे वैल्यू रख दी ताकि बहुत इजी गोइंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। और इन रिलेशन की यूज़ तब करते हैं जब कोई इस तरीके का डेरिवेशन या कोई इस तरीके का क्वेश्चन होता है जिसमें इसके बिना यूज के काम नहीं चल पाता है, तो वहाँ पर इनको यूज करते हैं। तो सेकेंड टर्म G2 निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास n-1 अपान एन प्लस 1 इंटू बी रेज टू 2 अपान एन प्लस 1। इसमें होता क्या है कि जो ये a की जो पावर है इसमें एक एक पावर कम होती जाती है और जो b की पावर है वो एक एक बढ़ती जाती है। तो पहला टर्म अगर हमें मालूम है तो उसी के करस्पॉन्डिंग हम आगे निकालते रहते हैं। अगर थर्ड टर्म हमें निकालना है तो ये हो जाएगा a रेज टू, यहाँ पे n-1 था तो यहाँ हो जाएगा n-2 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। और यहाँ पे 2 है b की पावर में तो यहाँ आ जाएगा 3 अपान एन प्लस 1। और जो nth टर्म लास्ट टर्म निकालेंगे, आखिरी टर्म निकालेंगे, उसमें यहाँ पर a की पावर आ जाएगी 1 अपान एन प्लस 1 इंटू बी रेज टू n अपान एन प्लस 1। ये कुछ रिलेशन है जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़े थे और ये सारे रिलेशन हम लोगों ने एक बार फिर से समराइज़ कर लिए। तो ये जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। और इसके बाद में हम लोग अब पढ़ लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ द जीपी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी के गुण। तो गुणोत्तर श्रेणी के गुण क्या होते हैं ये हम लोगों को थोड़ा सा समझ लेना। तो पहला गुण देखिए, यहाँ पे जो पहली प्रॉपर्टी लिखी इसी से निकलता है कि अगर हमारे पास कोई एक गुणोत्तर श्रेणी है तो उसके दो क्रमागत पदों का जो अनुपात होगा वो हमेशा अचर होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है कि जो कॉमन रेशियो है यानी दो पदों का जो क्रमागत दो पद हैं, क्रमागत दो पदों का अनुपात कैसा होता है, ये सदैव अचर होगा। अचर मीन्स कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। तो एक प्रॉपर्टी तो हमारी ये हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस है और वो सीक्वेंस जाके किसी टर्म पे फिनिश हो जाती है तो उस टर्म को हम nth टर्म भी कहेंगे और लास्ट टर्म भी कह देंगे। दोनों चीज़ें एक उसको हम कहेंगे कि ये लास्ट टर्म भी है और फर्स्ट टर्म nth टर्म भी है। एक और चीज़ है कि अगर हमारे पास कोई एक सीक्वेंस दे रखी है और इस सीक्वेंस में हम जब लिख रहे हैं तो हम शुरू से और लास्ट से, जैसे हमारे पास ये सीक्वेंस लिखिए, इसका लास्ट टर्म हो जाएगा l, इसके पहले हो जाएगा l-r। तो हम अगर इसमें जैसे पहले और लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करें तो ये हो जाएगा a इंटू एल। इसी तरीके से सेकेंड टर्म और इधर से सेकेंड टर्म इनका मल्टीप्लाई करें तब भी हमारा जो आएगा यही आ जाएगा a इंटू A2 इंटू L2 करें या A3 इंटू L3 करें या A4 इंटू L4 करें और इसी तरीके से AN इंटू LN करेंगे। तो लास्ट से और प्रारंभ से समान दूरी पे जो पद होंगे, इक्वी डिस्टेंस टर्म्स होंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हो जाएगा A इंटू L। तो ये हमारी एक दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। इसके बाद में एक तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास ये आती है जो हमने यहाँ पे पढ़ी थी कि अगर हमारे पास तीन टर्म जीपी में है A B C तो इसको हम लोग लिखते हैं B स्क्वायर इज इक्वल टू AC। तो ये ध्यान रखना है कि अगर A B C आर इन GP यानी गुणोत्तर श्रेणी में है तो जो बीच वाला टर्म है इसका स्क्वायर बाकी दोनों टर्मों के टर्म्स के मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के इक्वल हो जाता है। तो B स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास AC। एक ये हो गया। इसके तो अगर हमारे पास कोई एक GP है, जैसे ये हमारे पास जो लिखा है A इंटू AR इंटू AR स्क्वायर
ये एक जीपी है, ये गुणोत्तर श्रेणी है, तो इसके टर्म्स का रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो व्युत्क्रम करने पे जो टर्म मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे, 1/a, तो 1/AR, 1/AR स्क्वायर, ये भी एक जीपी ही होगी। तो अगर कोई भी एक जीपी हमारे पास है, गुणोत्तर श्रेणी है, उसके टर्म्स का रेसिप्रोकल करने से जो हमें सीक्वेंस मिलती है वो भी हमारी एक जीपी होती है। एक और यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक जीपी है ये, और इसके हम हर एक टर्म को किसी पर्टिकुलर या फिक्स नंबर से या कांस्टेंट नंबर से इसको मल्टीप्लाई कर दें, पूरी सीक्वेंस को किसी एक नंबर से, जैसे हमारे पास ये लिखिए AR स्क्वायर, और इस पूरी सीक्वेंस को हम एक नंबर ले लेते हैं k, और k से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा KA इंटू KAR इंटू KAR स्क्वायर। तो जो नई सीक्वेंस ये हमें मिलेगी ये भी हमारी जीपी ही होगी। या फिर हम इन सारे टर्म्स को डिवाइड कर दें A/K, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हर एक टर्म को एक ही नंबर से डिवाइड करना है, फिक्स नंबर से ही डिवाइड करना है। तो जो हमें सीक्वेंस मिलेगी, जो रिजल्ट हमें मिलेगा, वो रिजल्ट भी हमारा जीपी कहलाएगा। यहाँ एक बात और नोट करने लायक है, जिसको हम लोग यहाँ नोट कर लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक जीपी दे रखी है, जैसे AR स्क्वायर, और इसमें अगर हम कोई एक टर्म जोड़ दें, फिक्स नंबर जोड़ें, ये, तो जो सीक्वेंस हमें मिलेगी ये जीपी नहीं होगी। इसको ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट जीपी। इसमें किसी एक फिक्स नंबर को ऐड करने से जो सीक्वेंस मिलती है वो जीपी नहीं होती। इसी तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी ये जीपी नहीं बनेगी। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, केवल मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर ही जो सीक्वेंस हमें मिलेगी वो जीपी होगी। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर हमें नोट कर लेनी है। अगर हमारे पास कोई दो जीपी है, सपोज करिए एक जीपी है AR स्क्वायर AR क्यूब, ये एक जीपी है, ये पहली जीपी है हमारे पास, और एक और जीपी है B ये है BR, ये है BR स्क्वायर, ये है BR क्यूब। अब अगर इन दोनों जीपी के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को हम मल्टीप्लाई कर दें, इनको क्या कर दें, करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो जाएगा AB, यहाँ हो जाएगा ABRR, यहाँ हो जाएगा ABRR स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ABRR क्यूब। ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी एक जीपी ही होगी, और जिसका फर्स्ट टर्म हो जाएगा क्या, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल, और जिसका जो कॉमन रेशियो है वो इनके कॉमन रेशियो के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। यानी फर्स्ट टर्म का करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट करेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, और दोनों के कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें इस नई जीपी का कॉमन रेशियो मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, इस तरीके से हम डिवाइड कर लें, तो भी जो हमें सीक्वेंस मिलेगी वो हमारी हो जाएगी जीपी। तो दो सीक्वेंस हैं और दोनों जीपी हैं, और दोनों जीपी को अगर हम के करस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे उनका, या फिर उनको डिवाइड करेंगे, तो जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो रिजल्ट भी हमारे दोनों जो हैं जीपी में हो जाएंगे। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली ये है कि अगर एक जीपी हो और एक हमारे पास एपी हो, एक समांतर श्रेणी हो और एक गुणोत्तर श्रेणी हो, उनको अगर हम उनके संगत पदों को गुणा करेंगे या उनको डिवाइड करेंगे या उनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो जो नई सीक्वेंस बनेगी वो जीपी नहीं होगी, ना एपी होगी, ना तो जीपी होगी और ना ही एपी होगी। वो एक मिश्रित रूप मिलेगा उनका, और उसका भी हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे आगे चलकर। एक प्रॉपर्टी यहाँ पे और पढ़ लेनी है हमारे पास कि अगर हमारे पास हमें कभी भी विषम संख्या में पद लेने हैं, विषम संख्या में पदों का चयन, यानी वी हैव टू सेलेक्ट ऑड नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ जीपी। कोई एक ऐसी हमें जीपी लेनी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं हमें ऑड लेने हैं, यानी 3 टर्म्स लेने हैं या 5 टर्म्स लेने हैं या 7 टर्म्स लेने हैं। तो ऐसी सीक्वेंस हमें लेने के लिए इस तरीके से हमें टर्म्स कैलकुलेट करने। ये जो हमने टर्म लिखा है यहाँ पर, यहीं से प्रारंभ करेंगे हम लोग। ये हमारा एक टर्म हो गया। अगर हमें एक लेना है तो हम ये लेंगे, 3 लेने हैं तो हम एक इधर
एक इधर बढ़ा देंगे a इंटू आर और एक इधर बढ़ा देंगे a अपान आर। अगर 5 लेने हैं तो एक और इधर बढ़ाएंगे ए आर स्क्वायर और एक इधर बढ़ा देंगे ए अपान आर स्क्वायर। इसी तरीके से अगर हमें 7 लेने हैं तो यहाँ एक बढ़ाएंगे ए आर क्यूब और यहाँ हो जाएगा ए अपान आर रेज टू क्यूब। यानी इस टर्म को हम पहला टर्म मानेंगे और इसके बाद में अगर हमें 3 टर्म्स चाहिए तो हम ये एक एक टर्म दोनों लेफ़्ट और राइट का और ऐड कर लेंगे तो 3 हो जाएंगे। अगर 5 चाहिए तो एक एक और ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएंगे। लेकिन अगर कभी हमको इवन नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए हो, सम संख्या में पदों का चयन करना हो, कोई एक ऐसी जीपी हमें लेनी है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या हैं, इवन हो, पदों की संख्या 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8 हो, इस तरीके की लेनी है। तो हमारा जो यहाँ पे बीच में पद लिखा था ये नहीं लेना हमको, ये ए आर और ए अपान आर, ये हमारे 2 पद हो जाएंगे। अगर हमें 4 चाहिए तो हम एक पद इधर बढ़ाएंगे ए आर क्यूब और यहाँ लिखेंगे एक पद ए अपान आर क्यूब। अगर हमें 6 चाहिए तो हम एक और बढ़ा देंगे ए आर रेज टू 5 और यहाँ पे लिख देंगे ए अपान आर रेज टू 5। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे देखिए आर का डिफरेंस था, आर के हिसाब से आर कॉमन रेशियो था और यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है वो आर स्क्वायर है। तो देखिए हम यहाँ आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये ए आर था तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर क्यूब हो गया, फिर आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ए आर रेज टू 5 हो गया। और इधर डिवाइड करते हैं तो वही प्रोसेस इधर भी है, इधर आर स्क्वायर से हमने डिवाइड कर दिया। जबकि विषम संख्या में पद लेते हैं तो आर से ही मल्टीप्लाई करते हैं और आर से ही डिवाइड करते हैं। किसी भी सीक्वेंस का अगर हमें कोई पद मालूम है और हम उसके जस्ट बाद का पद पता करना चाहते हैं तो हमें उस पद में आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर कोई भी टर्म हमारे पास है उसके ठीक पहला वाला टर्म हम पता करना चाहते हैं तो हमें आर से डिवाइड करना पड़ेगा। यानी अगर हमें सक्सेसर निकालना है, इफ़ वी हैव टू फाइंड अ सक्सेसर ऑफ एनी टर्म ऑफ जीपी देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दैट टर्म बाय द कॉमन रेशियो, एंड इफ़ वी विश टू हैव अ टर्म predecessor to a given term then we have to divide that term by the common ratio। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस में किसी भी टर्म के बाद का टर्म और या पहले का टर्म निकाल सकते हैं। अगर बाद का टर्म निकालना है तो हमें उस टर्म में आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और पहले का निकालना है तो हमें आर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। इन प्रॉपर्टीज़ को आपको हमने तो यहाँ पे केवल समझाने के लिए शार्ट में लिखी, आपको पूरा जैसे जैसे मैंने बताया है स्टेटमेंट टाइप से, उस तरीके से आपको इसको नोट करके और इसके नोट्स तैयार कर लेने हैं और ये चीज़ आपको अपने दिमाग में हमेशा रखनी है। आइए कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए उनका एप्लीकेशन करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक जीपी है, गुणोत्तर श्रेणी है 5/2, 5/4, 5/8 और इसका हमें 20वां और n वां पद निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द nth एंड 20th टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4 एंड 5/8 सो ऑन। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास जीपी है हम इस जीपी का सबसे पहले पहला टर्म लिख लेते हैं। तो पहले टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं ए से, तो ए की वैल्यू है 5/2। इसके बाद में हम लोग निकालेंगे कॉमन रेशियो आर, और आर निकालने के लिए क्या करते हैं सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म कर देते हैं। तो सेकेंड टर्म हमारा है 5/4 और अपान हमने लिखा था 5/2, तो ये अपान 5/2 है तो इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे यहाँ प्रोडक्ट का साइन लगाकर, और ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास कॉमन रेशियो आ गया है 1/2। अब हमको यहाँ पे निकालना है एक 20th टर्म और ये एक nth टर्म। तो हम लोग पहले nth टर्म निकाल लें या 20th निकाल लें, दोनों में एक ही बात है। तो यहाँ पर nth टर्म निकाल लेते हैं, n वां पद। तो किसी भी जीपी का n वां पद जो होता है उसके लिए फार्मूला होता है an = a × r रेज़ टू n-1। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे an = a की वैल्यू है 5/2 एंड द r इज़ हियर 1/2 होल रेज़ टू n-1। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं, देखिए 5/2 इंटू 1 की पावर n-1 करेंगे तो 1 ही रहेगा, और अपान में 2 रेज़ टू हो जाएगा n-1। ये 1/2 होल रेज़ टू
-1 है तो 1 की पावर n अपान n-1 होगी और 2 की पावर n-1, तो 1 की पावर हम n-1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब दो नंबर्स को इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। अगर बेस इक्वल हैं, ये दोनों बेस इक्वल हैं, नंबर इक्वल हैं, तो इनकी पावर्स को मल्टीप्लाई करने में हम इनको ऐड कर देते, तो ये -1 + 1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2n। तो इस तरीके से हमारा जो nth टर्म आ गया है ये 5 × 5 हो गया और डिवाइडेड बाय 2n, ये हमारा nth टर्म आ गया है। अब हमें कौन सा टर्म निकालना है, 20th टर्म निकालना है, तो हम क्या कर देंगे 20वां पद, यहाँ पर लिख देंगे 20वां पद। तो 20वां पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, n की जगह पे 20 लिख देंगे, जो हमने n वां पद निकाला है इसमें ही n की जगह पर 20 रिप्लेस कर देंगे, तो ये आ जाएगा A20 = 5/2 तो ये हमारे पास आ गया है 20वां पद। तो देखिए हमें n वां पद भी मालूम हो गया और 20वां पद भी मालूम हो गया है। ये क्वेश्चन हमारे पास है, यहाँ पे उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 और सार अनुपात 2 है। We have to find the value of 12th term of the GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। तो यहाँ पर हमें क्या क्या जानकारी दी गई है और क्या निकालना है ये सब नोट कर लेते हैं। तो उस गुणोत्तर से 12वां पद निकालना है, तो 12वें पद को हम लोग कहेंगे A12, तो हमें A12 पता करना है और हमें गिवन क्या है 8th टर्म दिया है, तो A8 और इसकी वैल्यू है 192, तो ये लिख लेते हैं। एंड द कॉमन रेशियो यानी सार अनुपात R = 2। तो पहले जो हमें गिवन है इसका यूज कर लेते हैं, तो A8 का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो A8 = होता है A × R⁷। ये ध्यान रखें आप हमेशा कि जो टर्म हम यहाँ लिखेंगे, जो नंबर हम यहाँ लिखेंगे, इस नंबर से एक कम नंबर यहाँ R की पावर में रहेगा, क्योंकि फार्मूला हम लोग जानते हैं AN = A × R⁻n-1 होता है। तो जब कभी भी यहाँ पे कोई ऐसा नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा, तो हम डायरेक्ट लिख लिया करेंगे, यहाँ पर जो भी n रहेगा उससे एक कम R की पावर में रखेंगे। जैसे यहाँ 8 है तो यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ 12 का जब निकालेंगे तो हमें यहाँ R⁻7 लिखना पड़ेगा। अगर हम A12 निकालेंगे तो ये आ जाएगा A × R⁻11। तो ये डायरेक्ट लिख लेंगे, इसमें कहीं कुछ सोचने की बात नहीं है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A8 की वैल्यू दे रखी 192 और A हमें पता नहीं, R की वैल्यू कितनी है 2 और इसकी पावर लगा देंगे 7, तो ये हो जाएगा 192 = A × अब 2⁻7 क्या हो जाता है, तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16, 2 × 32, 2 × 28, 62, 32, 64 एंड 128 आना चाहिए हमारी समझ से। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64 दूना 108, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल सही है। तो ये हमारे पास आ गया है A = 192 डिवाइडेड बाय 128। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते थे और यहाँ पे 2⁻7 भी लिख सकते। तो ये हमें A की वैल्यू मिल गई है। हमें A तो निकालना नहीं है, हमें क्या निकालना है, यहाँ पर A12 निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, A12 निकालना है, तो A12 = A की वैल्यू हमारे पास आ गई 192 और अपान में है 128 इंटू R की वैल्यू है 2 और इसकी पावर है 8। आप चाहें तो यहाँ पर ये 2⁻7 भी लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट पावर हमारी अगर यहाँ 2⁻7 रहेगी तो हम उसको माइनस कर देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं इस तरीके से। ये भाग में पावर्स घट जाती हैं तो यहाँ पर डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 192 और यहाँ पे 2 की पावर 11 - 7 करेंगे तो ये आ जाएगा 4 और 2⁻4 कितना होता है, तो 2⁻4 हो जाएगा 16 और इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 दूनी 32 3 और 16 नेमा 144, तो यह आ जाएगा 7, यहाँ पे बचेगा 14 और 16 एकम 16 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 30। तो ये हमारे पास आ गया है 12th टर्म। तो 12th टर्म की वैल्यू है 3072। इस तरीके से ये बहुत आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P Q तथा S है, तो दर्शाइए कि Q² = PS।
we are given here the 5th, 8th and 11th terms of a GP are respectively P, Q and R. We have to prove that Q square is equal to PS. तो यहाँ पर देखिए 5th टर्म हमारे पास क्या है, ये 5वां पद और फिर उसके बाद में 8वां पद और उसके बाद में 11वां पद, ये 3 पद हमें दे रखे हैं। तो 5वां पद है P और 8वां पद है Q और 11वां पद है S, ये हमको मालूम है। तो यहाँ पर जो हमारे पास सीक्वेंस है उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज़ A एंड द कॉमन रेशियो इज़ R। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना GP का प्रथम पद फर्स्ट टर्म ऑफ GP इज़ इक्वल टू A और यहाँ पे कॉमन रेशियो सार्व अनुपात कॉमन रेशियो ऑफ GP इज़ R। तो हम लोग सबसे पहले 5th टर्म निकाल लेंगे। तो A5 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, A देखिए यहाँ पे 5 है तो यहाँ इससे एक कम 5 - 1 दैट इज़ 4, डायरेक्ट रख देंगे यहाँ पे। तो A5 की वैल्यू हमारे पास क्या है, A5 किसके इक्वल है, P के, तो A5 की जगह रख देंगे P इज़ इक्वल टू AR⁴, ये हो गया। इसी तरीके से A8 लिखेंगे तो A8 इज़ इक्वल टू हो जाएगा AR⁷ और यहाँ पर A8 की वैल्यू क्या है, Q है, तो Q इज़ इक्वल टू हो जाएगा AR⁷। और थर्ड हमारे पास दे रखा है A11 इज़ इक्वल टू हो जाता है A इंटू R⁻10। A11 किसके इक्वल है, ये S के इक्वल है, तो इसकी जगह लिख देंगे S इज़ इक्वल टू AR⁻10। अब हमें क्या करना है, हम देखिए हमें निकालना क्या है, Q स्क्वायर इज़ इक्वल टू PS। तो हम PS की वैल्यू निकालते हैं। पहले ये P है और ये S, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो P इंटू S इज़ इक्वल टू हो जाएगा AR⁴ इंटू AR⁻10। तो देखिए मल्टीप्लिकेशन करते समय जो सेम बेस के नंबर होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती। तो A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो A स्क्वायर और R⁴ को R⁻10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों पावर्स हमारी ऐड हो जाएंगी। तो 10 और 4 ऐड करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब यहाँ हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं AR⁻7 और होल⁻2। तो देखिए 2 हमने एक तरीके से कॉमन ले लिया पावर्स में, यहाँ से 2 निकाल लिया तो 1 बच गया और 14 में से 2 निकल गया तो 7 बच गया। अब ये जो हमारे पास लिखा है AR⁻7, तो ये देखिए हमारे पास जो टर्म दे रखा है AR⁻7 और ये किसके इक्वल है, ये Q के इक्वल है। तो इसकी जगह पर हम लोग AR⁻7 की जगह पर हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं Q और यहाँ पे बाहर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा देंगे। तो P इंटू S इज़ इक्वल टू Q स्क्वायर और ट्रांसपोजिशन ऑफ साइड्स कर देंगे। तो राइट साइड को लेफ़्ट में लिखेंगे और लेफ़्ट साइड को राइट साइड में लिख देंगे और इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया। किसी गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है तथा प्रथम पद -3, तो 7वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब द फोर्थ टर्म ऑफ अ GP इज़ द स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। If the first term is -3 then we have to find the seventh term of the GP। इस तरीके का कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारे पास जो चौथा पद है इसको हम लोग डिनोट करते हैं फोर्थ टर्म को A4 और जो सेकेंड टर्म होता है उसको डिनोट करते हैं A2। तो ये कहता है फोर्थ टर्म जो है वो सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, ये लिखा ना, दूसरे पद का वर्ग है। तो यहाँ पर स्क्वायर कर दिया हमने। और क्या कर रहा है, इसके बाद करा कि पहला जो पद है, प्रथम पद -3 है, तो पहले पद को हम लोग लिख देंगे -3 और हमें पता क्या करना है, तो A7 हमको निकालना है, इसकी वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर देखिए चौथे पद को हम लोग क्या कहते हैं, तो चौथा पद हमारे पास क्या होता है, यहाँ साइड में लिख देते हैं। चौथा पद हमारे पास होता है AR³ और जो दूसरा पद होता है वो होता है AR। हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो नंबर यहाँ लिखा था उससे एक कम पावर R के ऊपर लगती है। तो 4 लिखा है तो 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो R की पावर 1 हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ जाएगा AR³ इज़ इक्वल टू AR होल स्क्वायर, ये हो जाएगा AR³ इज़ इक्वल टू A स्क्वायर इंटू R स्क्वायर। यहाँ एक A से एक A कैंसिल कर देंगे और R स्क्वायर से यहाँ 2R निकल जाएंगे। तो ये बचेगा R इज़ इक्वल टू A, इधर एक R बच जाएगा और राइट साइड में एक A बच जाएगा। तो R इज़ इक्वल टू A की वैल्यू क्या है, -3। तो हमारी जो सीक्वेंस है उसका जो सार अनुपात है, कॉमन रेशियो है, वो भी -3 आ गया है।
अब हम लोगों को निकालना क्या है, हमें 7 टर्म निकालना है। तो 7 टर्म का फार्मूला हम लोग ले सकते हैं। तो A7 = A × R⁻⁶ हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं हम लोग। A की वैल्यू -3 और इंटू R की वैल्यू भी -3 और होल पावर 6। तो देखिए ये दोनों सेम नंबर हैं, सेम बेस हैं। तो जब सेम बेस होते हैं तो ये पावर्स इनकी ऐड हो जाती है। तो 1 और 6 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है, अनुक्रम √3, 3, √3 का कौन सा पद 729 है। तो सीक्वेंस √3, 3, 3 √3 विच टर्म इज़ 729 इन दिस सीक्वेंस। तो हमें इस सीक्वेंस में ये पता करना है कि ये जो 729 है इस सीक्वेंस का कोई टर्म है या नहीं है। अगर ये इस सीक्वेंस का कोई टर्म है तो n की जो वैल्यू मिलती है वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आती है, धन पूर्णांक आती है। और अगर धन पूर्णांक के अतिरिक्त कोई संख्या प्राप्त होती है तो हम कहेंगे कि ये जो 729 है वो इस सीक्वेंस का कोई टर्म नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि हमें ये भी पता करना पड़ेगा ये सीक्वेंस है क्या, AP है या GP है। तो देखिए यहाँ पे √3 लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है। तो हम लोग यहाँ पे जब देखेंगे तो किसी नंबर को हम √3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 3 आ जाए या ऐड करें तो 3 आ जाए। तो यहाँ पे देखिए आसानी से समझ में आ रहा है कि √3 और ये 3 लिखा है तो इसको हम √9 लिख सकते हैं। और यहाँ पे ये √3 लिखा तो इसको भी √9 लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिए कि 3 को हम लोग लिख सकते हैं √9 और √9 की जो वैल्यू होती वो 3 होती है। तो जहाँ जहाँ पे 3 लिखा वहाँ पे हमने √9 लिख दिया है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे √3, √9, 3 × 27। अब आप देखिए ध्यान से इसको, कि सारे पद हमारे रूट के हो गए हैं। तो अगर हम इसमें 3 में मल्टीप्लाई करें किसी नंबर से कि 9 आ जाए तो ये √3 ही नंबर होगा। तो 3 × 3 = 9, फिर 9 × 3 = 27। तो इस तरीके से देखने से ही मालूम हो रहा है कि ये GP है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जब हमारी ये सीक्वेंस आ गई है, ये GP बन गई है, तो हम लोग इसमें पहला टर्म लिख लेते हैं। तो A = हमारे पास हो जाएगा √3 और R होता है सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म √9 है। तो √9 को √3 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा √3। तो R की वैल्यू मालूम हो गई। और जो टर्म हमें दे रखा है इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, यहाँ मान लेते हैं कि लेट ये जो हमारे पास टर्म है ये nth नंबर पे हो सकता है। तो हमारे पास जो ये टर्म लिखा है 729, इसको हमने n टर्म मान लिया है। तो यहाँ पर अब फार्मूला हम लोग अप्लाई कर दें तो ये फार्मूला होता है AN = A × R⁻n−1। तो यहाँ पर AN की वैल्यू है 729 और ये A की वैल्यू है √3 और R की वैल्यू भी √3 है। यहाँ पर होल पावर है n-1। तो यहाँ पे लिख देंगे 729 = √3। ये दोनों देखिए बेस में नंबर सेम है। तो जब बेस में नंबर सेम होते हैं तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पर n-1 है। तो 1 में n-1 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा होल पावर √3 होल पावर 3। तो ये हमारे पास आ गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 729 के फैक्टर कर लेंगे हम लोग। और ये फैक्टर जो हमारे पास हो इसके फैक्टर हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसको डिवाइड कर लेंगे तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, फिर 3 से करेंगे 3 × 8 = 3 1 और यहाँ पे 3 से कर देंगे तो 27 आ जाएगा। फिर यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 9, 3 × 3 = 9 और 3 × 1 = 3। तो कितने टाइम्स 3 आया, तो 1 2 3 4 5 6, यानी यहाँ पर हो जाएगा 3⁻6। और ये जो हमारे पास √3 लिखा है तो √3 का मतलब होता है 3⁻1/2। 3 की पावर जो होती है 1/2 होती है। इसी को हम लोग सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में √3 या √3 लिखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे 3 की पावर 1/2 होल पावर n। तो ये आ जाएगा 3⁻6। और पावर के ऊपर पावर जब होती है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। तो 3 की पावर ये यहाँ पे 1/2 है और 1/2 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा n/2। तो 1 को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा। अब देखिए जब कभी भी आपको दो नंबर इक्वल मिलें तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखिए कि अगर हमारे पास दो नंबर इक्वल हैं A⁻m = A⁻n, तो इसका मतलब हो जाएगा m = n। अगर बेस इक्वल हैं तो पावर्स भी इक्वल होंगी अगर दो नंबर हमारे इक्वल हैं। अगर इस तरीके से कभी हो A⁻n = B⁻n, अब यहाँ देखिए आप
बेस इक्वल नहीं है, लेकिन यहाँ पर पावर्स हमारी इक्वल दे रखी हैं। तो जब पावर्स इक्वल होंगी तो हमारे बेस के टर्म्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम याद रखेंगे। अगर हमारे बेस इक्वल हैं तो पावर्स इक्वल हो जाएंगी, और अगर हमारे पावर्स इक्वल हैं तो हमारे बेस इक्वल हो जाएंगे इफ़ टू नंबर्स आर इक्वल। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर हमारे इक्वल हैं और इनके बेस दोनों जगह 3-3 लिखे हैं, तो पावर्स भी हमारी इक्वल हो जाएंगी। तो 6 बराबर हो जाएगा n/2, और इसके बटे में कुछ नहीं तो बटे में अपान में 1 लिख लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n, और 6 2 जा हो जाएगा 12। तो इस तरीके से n की जो वैल्यू हमने निकाली है वो हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर आ रही है। और हम लोग शुरू में डिस्कस कर रहे थे कि कभी भी n की वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर आएगी तो हम कहेंगे कि ये जो टर्म हमें गिवन है ये इस सीक्वेंस का टर्म है। और अगर ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं होती, कोई और नंबर होता, तो हम कहते कि ये जो 729 है वो इस सीक्वेंस का टर्म नहीं है। तो हम यहाँ पर लास्ट फाइनली लिख देंगे कि 729 दी गई अनुक्रम, ये दी गई अनुक्रम क्या थी, ये जीपी थी, गुणोत्तर श्रेणी थी, का 12वां पद है। अगर ये यहाँ पे धन पूर्णांक ना होता, पॉजिटिव इंटीजर ना होता, कोई और नंबर होता, तो फिर हम यहाँ पे लिखते कि ये जो नंबर दिया गया है ये इस अनुक्रम का, इस सीक्वेंस का कोई पद नहीं है। ये ध्यान रखेंगे। अगर धन पूर्णांक आता है तो पद अनुक्रम का पद होगा, और अगर कुछ और आता है तो नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। बहुत इजी क्वेश्चन हम लोगों ने आज के टॉपिक में लिए हैं, और ये इजी क्वेश्चन इसलिए लिए ताकि आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें। आप और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, और अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे सेंड कर सकते हैं, तो उसको भी हम इसमें शामिल करने की कोशिश करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में भी आप उसको क्वेश्चन को लिख सकते हैं और उसके बारे में हमें बता सकते हैं। अगर कहीं कॉन्सेप्ट समझने में भी कोई दिक्कत हो तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। आप लोगों ने इसको देखा और इससे आपको लाभ हो, यही कामना करते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।